तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान की 10 अरब डॉलर की रकम उसे आसानी से मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि द अफगानिस्तान बैंक ने इन पैसों को छिपा दिया है। जानकारों का मानना है कि बैंक ने ज्यादातर संपत्ति अफगानिस्तान से बाहर रखी है। ऐसी स्थिति में तालिबानी शासक अफगान के सेंट्रल बैंक की 10 अरब डॉलर की संपत्ति पर आसानी से कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अफगान सरकार के रिजर्व बैंक की अमेरिका में जो भी संपत्ति है उसे तालिबान को नहीं दिया जाएगा। ये हैं उदयपुर के रहने वाले गोविंद खारोल। जन्म से ही एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां हैं, लेकिन फोटोग्राफी और साइकिलिंग का इनको ऐसा जुनून है कि उन्होंने देश भर के कई इलाकों में साइकिल से यात्रा कर फोटोग्राफी की है। उदयपुर में इन्हें एक फोटोग्राफर के रूप में भी जाना जाने लगा है। गोविंद अपनी पढ़ाई के साथ कई एनजीओ के लिए फोटोग्राफी करते हैं। वीकेंड पर अक्सर गोविंद फतेह सागर सहित कई पहाड़ी इलाकों में जाकर फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी जैसे मैंने साइकिलिंग के साथ कई जगह एक्सप्लोर किया है, तो फोटोग्राफी हर जगह करता हूँ। जैसे मैं उदयपुर से बेंगलोर गया था साइकिल लेके, तब भी मैंने अलग अलग जगह रुक के वहाँ की जगह की फोटोग्राफी वगैरह मैंने अपने पोस्ट अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी डाले हैं। उसके बाद मैंने मनाली से खारदुंगला किया, जो दुनिया की सबसे ऊंची रोड है, उसके ऊपर भी मैंने वहाँ फोटोग्राफी वगैरह की है। गोविंद कहते हैं कि परिवार और दोस्तों ने मुझे शुरुआत में कैमरा पकड़ने से मना किया, लेकिन मैंने उसे चैलेंज के रूप में लिया। लोग आज मुझसे अपनी फोटो क्लिक करवाना पसंद करते हैं। यह मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। तालिबान के हाथों यूएस आर्मी की एक ऐसी डिवाइस लगी है जिससे वो अफगानी सैनिकों की पहचान कर सकते हैं। दरअसल ये एक बायोमेट्रिक डिवाइस है। इसमें अफगान सेना के साथ साथ उन नागरिकों की अहम जानकारियां सेव है जिन्होंने इस लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया। इस डिवाइस की मदद से तालिबान अपने दुश्मनों की पहचान आसानी से कर सकता है। इसका नाम हैंड हेल्ड इंटेलिजेंसी आइडेंटिटी डिटेक्शन इक्विपमेंट है। अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तालिबान इस संवेदनशील डेटा तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर सरकारी सैनिकों के खून खराबे का दौर शुरू हो सकता है। इन डिवाइसेस में पुतलियों का स्कैन, फिंगरप्रिंट और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शामिल है। इस डेटा के इस्तेमाल से बड़े डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कितना डेटा तालिबान के हाथ लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए हैं। ये जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, जबकि भाजपा का आरोप है कि हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुई हैं। इस मामले में ममता ने भी आरोप लगाया था, जहां भाजपा जीती वहां ज्यादा हिंसा हुई है। केरल से भागकर आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुई निमिषा फातिमा की मां ने केंद्र सरकार से बेटी को वापस लाने की गुहार लगाई है। 2017 में वो लापता हो गई थी। बाद में खबर आई कि उसने जिहाद का रास्ता अपना लिया है। 2019 में निमिषा ने अफगान सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वो तब से अफगानिस्तान की जेल में बंद थी। अब तालिबानियों ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया है, लेकिन अभी तक निमिषा का कुछ पता नहीं चला है। वहीं निमिषा की मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उसे वापस लाया जाए और उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। निमिषा की एक 5 साल की बेटी भी है। मां बिंदु संपत को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो तालिबान के हाथों में न पड़ जाए। इधर भारत सरकार पहले ही निमिषा की नागरिकता रद्द कर चुकी है। अलवर में पत्नी के घूंघट नहीं डालने पर एक पिता ने अपनी 3 साल की बेटी को उठाकर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद पिता रात भर घर से फरार रहा। सुबह मासूम का अंतिम संस्कार कराते समय उसने ग्रामीणों को बताया था कि बेटी बीमार थी। पूरा मामला बहरोड थाना क्षेत्र के गादोज गांव का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मैं दुख रहा था, वहाँ पे मारा खून आया बहुत।
पाली के आसन जोधवन गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल के छात्र का आरोप है कि उसने रोड क्रॉस कर पानी लाने से मना किया तो शिक्षक ने उसके साथ मारपीट की। मुझे पानी लेना बोला तो मैंने क्या मारा। वहीं मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि छात्र के साथ स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने घर पर झूठी कहानी बताई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। डर लगता है तभी तो। यहाँ बहुत बमबारी हो रही है। कंपनी में हम लोग हैं, हमारा पासपोर्ट भी कंपनी के अंडर में है। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान की दहशत के बीच यूपी के 5 लोग फंसे हुए हैं। इनमें से एक देवरिया की नीतीश भी हैं। नीतीश से हालचाल लेते हुए परिजनों की आंखें भर आईं। वहाँ पर रहने लायक नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर है तो हम लोगों को डर थोड़ा कम है। काबुल एयरपोर्ट से महज 8 किलोमीटर दूर फंसे नीतीश और देवरिया में रह रहे उनके परिजन अब सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मालिक से हमारी बातचीत हुई है तो मालिक यही बोला है कि मीटिंग कल हुआ था रात में। मालिक बोला है काबुल एयरपोर्ट की स्थिति सही होने तक रुको। काबुल एयरपोर्ट की स्थिति जैसे पहले की तरफ नॉर्मल हो जाएगा तो हम सभी को भेज दीजिए। बोले उससे कि हम बुलाना चाहते हैं आपको, तो बोले कि मालिक हमारा बोल रहा है कि माहौल जब ठंडा हो जाएगा तो 2-4-10 दिन में हम खुद भेज देंगे। नीतीश जैसे ही गाजीपुर, बुलंदशहर और जौनपुर के युवकों की भी हालत खराब है। बुलंदशहर के मुकेश भी दहशत के माहौल के बीच मदद की आस लगाए बैठे हैं। हम भारत सरकार से विकास करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ बहुत दिक्कत में, यहाँ बहुत बमबारी हो रही है। उधर सरकार और आला अधिकारी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि सभी लोग 4 से 5 दिनों में सुरक्षित अपने घरों को लौट आएंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले पैरा एथलीट वरुण सिंह भाटी 24 अगस्त से टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। महज 6 महीने की उम्र में पोलियो के कारण वरुण का एक पैर प्रभावित हो गया था, लेकिन वरुण ने अपनी मेहनत से स्पोर्ट्स में अपना मकाम हासिल किया। रियो पैरालंपिक 2016 के कांस्य पदक विजेता वरुण अब टोक्यो पैरालंपिक में भारत को हाई जंप में गोल्ड दिलाने के प्रबल दावेदार हैं। 2016 से पहले भी वरुण अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि तीसरी लहर दक्षिण भारत में ज्यादा असर दिखा रही है। बुधवार को 6 दिन बाद देश में मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा रही। बीते 24 घंटे में देश में कुल 35,786 कोरोना केस मिले। वहीं 37,812 लोग ठीक हुए और 511 मरीजों की मौत हो गई। केरल के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। यहां 24 घंटे में 21,427 नए केस आए और 18,731 लोग रिकवर हुए। वहीं 179 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल केरल में 1,77,000 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 5,132 नए मामले आए, 8,196 लोग ठीक हुए और 158 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 76 लोग ठीक हुए और 4 की मौत हो गई। गुजरात में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 16 ठीक हुए। मध्य प्रदेश में 9 नए मामले सामने आए और 11 मरीज ठीक हुए। राजस्थान में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 19 मरीज ठीक हुए। अब तक देश में कुल 3 करोड़ 23 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3 करोड़ 15 लाख लोग ठीक हुए। वहीं 4,33,000 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में फिलहाल 3,58,000 लोगों का इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए कैसे इस युवक ने बेरहमी से पीटकर एक श्वान की जान ले ली। उसके बाद उस श्वान को कचरे की गाड़ी में डाल दिया। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अब्दुल रजाक नाम के युवक पर पुकार एनजीओ ने पशु क्रूरता एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। हम यहाँ पर सोस्ती नई सड़क चौकी पर आए हुए हैं, जहाँ पर हम उस इंसान के अगेंस्ट एक एफआईआर चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको और बाकी लोगों को, आमजन को ये बताना चाहते हैं कि पशु क्रूरता करना दंडनीय अपराध।
बता दें कि आवारा पशुओं को मारना दंडनीय अपराध है। इसमें आईपीसी की धारा के तहत सजा का भी प्रावधान है।